नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत और फिट इंडिया मूवमेंट के कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग फ्रीडम फाइटर्स को याद कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह को याद किया था। पिछले सेशन में हम लोगों ने राजगुरु के जीवन के बारे में चर्चा की थी, उनका बचपन से लेकर और उनका बनारस पहुंचने तक के बीच की जो जीवन के कुछ अंश थे उस पर चर्चा की थी। अब हम लोग बनारस के आगे, बनारस में जब वो पहुँचे और उसके बाद जब उनका क्रांतिकारियों से मिलना जुलना हुआ और क्रांति के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ते हैं और अंतिम समय तक आज हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जो राजगुरु जब बनारस पहुँचे तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, भारत सेवा मंडल में व्यायाम की प्रैक्टिस करने लगे। वहाँ पे व्यायाम की शिक्षा लेने लगे। इनको कसरत करने का शौक़ था, मल्ल युद्ध का शौक़ था, तो वहाँ से उन्होंने भारत सेवा मंडल से इन्होंने व्यायाम की शिक्षा ली बनारस में। उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि एक साल बीतने के बाद साथ साथ में वो वेदों का अध्ययन, लघु सिद्धांत कौमुदी, यहाँ तक ये सब चीज़ें वो वहाँ पे कर रहे थे। 1926 में लगभग ये क्या किए, बनारस से एक तर्कशास्त्र में मध्यमा की डिग्री मिलती थी जो इंटरमीडिएट के समकक्ष होती थी, वो भी उन्होंने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की थी। लेकिन उसके आगे क्रांतिकारियों की गतिविधियों में भाग लेने की वजह से, क्षेत्र बदल देने की वजह से जो इसकी परीक्षा होती है तर्कशास्त्र की, जो इंटरमीडिएट के बाद होती है, वो नहीं कर सके थे। यहाँ पे क्या होता है बनारस में, अब कुछ घटनाओं को हम आप लोगों के सामने बताएंगे। वहाँ पे एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी पार्क में बैठा हुआ होता है, यह बगल से गुजर रहे होते हैं और उस व्यक्ति को एक अंग्रेज़ जो सिपाही है उसको कुछ पकड़े हुए होता है और वो आदमी जिसको पकड़ा रहता है वो वंदे मातरम का नारा लगा रहा होता है। और वो इसलिए बस किया होता है कि उस पार्क में कोई चेयर थी जिस पे वो बैठ गया था और उसको जो अंग्रेज़ था उसको बहुत बुरा लगा था। बोला ये इंडियंस के लिए और डॉग्स के लिए नहीं है, इस तरीके की भाषा और लैंग्वेजेस यूज़ करते हुए उसने उनको बोला था। तो वो उसका प्रतिकार कर रहे थे, वंदे मातरम का नारा लगाए थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ उसको पकड़ लिया था और वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ लगने लग गई थी। उसी समय संयोग से राजगुरु वहाँ से गुजर रहे होते हैं। जब ये देख रहे होते हैं कि इतनी सारी भीड़ में एक आदमी को अंग्रेज़ पकड़ लिया है और उसको मार भी रहा है, लेकिन कोई उसमें नहीं बचा रहा है, तो राजगुरु से रहा नहीं गया, वो उसकी तरफ बढ़े और जब देखा कि वो व्यक्ति जिसको अंग्रेज़ मार रहा है वो वंदे मातरम का नारा लगा रहा है, वंदे मातरम, इनके रगों में खून दौड़ने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत माता के सपूत को कोई अंग्रेज़ इस तरीके से मार सकता है। इन्होंने गए और उस अंग्रेज़ के हाथ को पकड़ लिया। अंग्रेज़ तो सकपका सा गया, जैसे कोई उसको पकड़ ही नहीं सकता था, वहाँ पे कोई छू ही नहीं सकता था। उसके अहंकार को क्या ठेस लगी और क्या किया, उसने इनको ललकारा कि छोड़ो मेरा हाथ, लेकिन उसने पूरी ताकत लगा के, दम लगा के रख दिया, लेकिन इनसे हाथ नहीं छुड़ा सका। ये कसरत और कुश्ती के भी शौकीन रहे थे, बहुत सारे दाव पेच भी सीख चुके थे। उसके बाद क्या किया कि राजगुरु ने उसको पटक के उसको भरपूर मात्रा में मारा और उसके बाद वो अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए वो वहाँ से सरक लिया। पूरे जनता वहाँ पे जितनी थी, सब लोग वहाँ पे भारत माता की जय, वंदे मातरम की नारा लगाए। फिर ये दोनों व्यक्ति वहाँ पे आपस में मिलते हैं। फिर उसने पूछा कि भाई आपने मेरी जान बचाने के लिए या अंग्रेज़ से ऐसे कैसे टकरा गया, आप कौन हो? तो इन्होंने बताया कि मेरा नाम शिवराम हरि राजगुरु है। फिर इन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है और आपने ऐसा क्यों किया, और आपको जब अंग्रेज़ ऐसा बोल रहा था तो आप कैसे डटे रहे और वंदे मातरम का नारा लगाने लगे? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम विश्वनाथ वैशंपायन है। और फिर इसके बाद दोनों लोगों में थोड़ी अधिक बातें हुई, मित्रता हुई। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें क्रांति के पथ पे ले जाना चाहता हूँ। और दोनों का एक दूसरे से इतना परिचय हुआ, राजगुरु भी समझ गए कि ये क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारियों से इनका मेल जोल है। और वैशंपायन ने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं तो आपको और भी क्रांतिकारियों से मिलाऊंगा। और यह सुनकर राजगुरु उस समय बहुत हर्षित हुए कि अब हमें क्रांतिकारियों से मिलने को मिलेगा और हमें अपने देश के लिए जो उन्होंने बचपन से ही संकल्प कर रखा था उसमें आगे बढ़ने को मिलेगा। इसी के साथ साथ क्या होता है कि अमरावती में जो हनुमान
व्यायाम मंडल है, वहाँ से क्या होता है कि एक ग्रीष्मकालीन एक ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा होता है। वहाँ से जाके इन्होंने व्यायाम विशारद की डिग्री लेते हैं। वहीं पे वहाँ पे ही इनकी एक दोस्ती होती है लक्ष्मू लाल जी से। वो भी एक क्रांतिकारियों के संघ के रहने वाले थे और उनके पास बंदूकें भी थी। और ये दोनों जब दोस्ती हुई तो लक्ष्मू लाल से ही मिलकर इन्होंने बंदूकें चलाना भी सीखी, कुश्ती के भी बहुत सारे दाव पेच सीखे। वहाँ के बाद से जब ये बनारस आते हैं, फिर क्या होता है, ये एक बार इनको घर की याद आती है, माँ की याद आती है, तो ये अपने घर जाते हैं। कुछ दिन घर रहने के पश्चात ही इनके भाई जो रघुनाथ थे, हमने पिछली बार बातचीत की थी कि रघुनाथ ने क्या किया, इनको शादी करने के लिए प्रस्ताव दिया कि कोई आपके लिए शादी के लिए आ रहा है, आप शादी कर लीजिए। माँ ने भी यह सलाह दी कि आप शादी कर लीजिए। तो इन्होंने एक दो बार टालना चाहा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो क्या किया कि इन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया और वहाँ से बनारस आ गए। बनारस आने के बाद इन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखा। वो पत्र मैं आप लोगों को इस पुस्तक से सुना देता हूँ, जो शादी के लिए उन्होंने मना किया। उसके बाद शादी के लिए क्या पत्र देते हैं मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने एक पत्र लिखा, आज देश और भारतीय समाज अवनति की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके मूल में ब्रिटिश अनीतियाँ निहित हैं। उनके उन्मूलन के बिना देश की उन्नति असंभव है। आज देश को ऐसे कर्मठ युवकों की आवश्यकता है जो राष्ट्र सेवा में अपना तन मन धन अर्पित कर सकें, इस अग्निपथ पर अग्रसर होकर मोह के सभी बंधनों को तोड़ सकें। इस अग्निपथ पर अग्रसर होकर मोह के सभी बंधनों को तोड़ सकें, जिससे उन्हें इस पथ पर लौटना न पड़े। इसलिए मैंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित करने का निर्णय ले लिया है। इस कार्य में मुझे आपके सहयोग की अभिलाषा है। आप मेरे विवाह का विचार त्याग कर मुझे नव जीवन का आशीर्वाद दें। इस तरह से इन्होंने पत्र लिखा था अपनी माता के लिए। और इस पत्र के साथ ही जब माता को ये मिला तो उनको अपने जो साधु जो थे, जो इनके बचपन में ही इनकी कुंडली बताए थे कि यह बच्चा अल्पायु का होगा और ये सब शादी नहीं करेगा, वो विचार सत्य होता हुआ देखकर धैर्य के साथ इनको आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया। फिर ये क्या होता है, ये फिर बनारस चले जाते हैं, बनारस ही रहते हैं। बनारस से क्या होता है, एक बार फिर इनको वैशंपायन मिलते हैं और इनको बोलते हैं कि आपको कानपुर आने का आमंत्रण मिला हुआ है, निमंत्रण मिला हुआ है। वहाँ पर आपसे पंडित जी मिलना चाहते हैं। पंडित जी कौन? चंद्रशेखर आज़ाद को पंडित जी। सभी जो क्रांतिकारी होते थे उनके कुछ उपनाम होते थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, उनको पंडित जी लोग बोलते थे। भगत सिंह का नाम बलवंत करके था, बलवंत के नाम से उनके आर्टिकल्स आते थे, जो भी वो पेपर मैगजीन्स में उस समय लिखते थे तो वो बलवंत के नाम से आता था। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के जो क्रांतिकारी थे इनके खुफिया नाम। तो यहाँ से क्या होता है कि जो राजगुरु हैं वह पहुँचते हैं कानपुर। कानपुर पहुँचने के बाद क्या होता है, वहाँ पे जो वैशंपायन है वो पंडित जी के पास ले जाते हैं। पंडित जी के पास जाने के बाद जब वो पहुँचते हैं, पंडित जी अपना कुछ उस समय पढ़ाई कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। लिखते समय ही उन्होंने सर उठाकर ऊपर देखा और कहा, आओ वैशंपायन। फिर दोनों मिलना हुआ। फिर एक पीछे और व्यक्ति खड़ा देखकर उन्होंने प्रश्न किया, ये कौन है? तो वैशंपायन ने फिर यहीं पे पंडित जी से यानी चंद्रशेखर आज़ाद से राजगुरु को मिलाया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये पंडित जी हैं यानी चंद्रशेखर आज़ाद, और राजगुरु के लिए बताया पंडित जी को कि ये राजगुरु हैं जिसके बारे में आपसे चर्चा की थी। राजगुरु वहाँ पे बहुत ही हर्षित हुए और अपने आंखों के सामने देखकर बहुत ही आनंदित हो रहे थे कि आज मेरा तो सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा दिन है कि मैं इस देव पुरुष के साथ मिलना हो पा रहा है। फिर यहाँ पे राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बातचीत होती है। चंद्रशेखर आज़ाद कुछ प्रश्न पूछते हैं कि यह तो क्रांतिकारियों का पथ है, यहाँ पे तो कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, खाली कांटे ही हैं पथ पर। बहुत सारी बातें उनको बताई कि यहाँ पे जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं सोचना है, नींद नहीं सोचनी है। तो यहाँ पे राजगुरु ने उनको बताया कि मैं तो पहले ही अपना सब सुख, सब परिवार, अपना सब कुछ त्याग चुका हूँ राष्ट्र की सेवा के लिए, तो मुझे तो इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। और बाकी रही सुख की बात, तो मुझे तो इसी में सुख मिलता है। फिर पंडित जी ने उनको सराहा और पूछा कि तुम इस क्षेत्र में क्यों आना चाहते हो?
क्या कर सकते हो? तो इन्होंने बताया कि मैं तो भारत माता के लिए ही जीना चाहता हूँ और इसके लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ पटक पटक कर, क्योंकि मैं कुश्ती का भी शौकीन हूँ और गोली भी चलाना जानता हूँ, मार सकता हूँ और जान भी ले सकता हूँ और अपने जान को भी बलिदान करने में मैं पीछे नहीं हटूँगा। और यहाँ से वो क्रांतिकारियों के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद उनको अपने टीम का सदस्य बनाते हैं और यहीं पे उनका नामकरण भी करते हैं, नया नाम रखते हैं राजगुरु से, जो क्रांतिकारियों का उपनाम जैसा होता है, राजगुरु से उनका नाम रखते हैं रघुनाथ। फिर अब धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना होता है। एक बार एक प्रताप वहाँ पे एक छपती थी मैगजीन टाइप की, उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय संपादक हुआ करते थे। उनके लेखों से प्रभावित होकर राजगुरु ने उनसे मिलने का निश्चय किया और उनके घर जाकर मिले। तो जब गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले तो गणेश शंकर विद्यार्थी भी इनके बारे में सुन चुके थे और फिर चूँकि दोनों क्रांतिकारी विचार और देश की आज़ादी के लिए कार्य कर रहे थे, तो राजगुरु ने उनसे पूछा कि और मुझे इस क्षेत्र में कार्य करना है और क्रांतिकारियों से मिलना है, आपके लेख से मैं बहुत प्रभावित होता हूँ, तो और बलवंत के लेख से प्रभावित होता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बलवंत को जानते हो? बोले हाँ, उनके लेखों को तो मैं पढ़ता हूँ। तो उन्होंने आवाज़ दी बलवंत, तो भीतर से एक सरदार अंदर से आए, वही बलवंत जो भगत सिंह थे, जो बलवंत के नाम से उस पत्रिका में निकालते थे और भी लेख लिखते थे। तो यहीं पे भगत सिंह और राजगुरु का मिलन होता है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने कराया। फिर जब दोनों लोगों की आपस में बातचीत हुई तो मित्रता ऐसी हुई कि वो अंतिम समय तक गई और अंतिम समय तक जाने के लिए हर जगह होड़ लगी रहती थी कि हम पहले बलिदान हो जाएंगे देश के लिए। तो इस भगत सिंह के साथ इनकी जो मित्रता थी वह एक भक्त की तरह, यह फॉलोअर थे उनके भगत सिंह के, और साथ में यह भी कहते थे कि भगत सिंह के लिए साथ साथ मैं भी बलिदान हो जाऊंगा मातृभूमि के लिए। जैसा कि असेंबली बम कांड के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी। असेंबली बम कांड के दौरान एक दिल्ली में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था सभी क्रांतिकारियों के बीच में कि कौन कौन जाएगा। उसमें भगत सिंह ने अपना नाम खुद ही प्रस्तावित किया था और उसके साथ किसी एक और को जाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। तो राजगुरु वहाँ पे अपने को प्रस्तुत किए कि मैं जाना चाहता हूँ, जिसको भगत सिंह ने स्वयं ही रोक दिया और पंडित जी ने भी उसमें इनका समर्थन नहीं किया था कि आपको नहीं जाना है। तो उस समय ये बहुत दुखी हुए थे और भगत सिंह के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने कह दिया था कि अगर भगत सिंह चाहें तो आपको ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजी में बोलना है और आपके लिए अंग्रेजी बोलना कठिन है, इसलिए भगत सिंह तो जाएंगे, उसके साथ कोई और एक जो और सहयोगी जाएगा उसके रूप में आप जा सकते हैं यदि भगत सिंह चाहे तो इन्होंने भगत सिंह की तरफ उनकी आंखों में डाल के आंखें और एक निवेदन करते हुए कि बोला कि मुझे ये मौका जो बलिदान होने का है, यह अपने देश के लिए कुर्बान होने का है, यह मुझसे मत छीनना और मुझे अपने साथ ले चलो। तो भगत सिंह ने उनकी तरफ देखते हुए बोला कि देखो राजगुरु, मैं तुम्हें साथ में ले जा सकता हूँ, लेकिन हम दोनों को एक साथ बलिदान नहीं होना है। तुम और किसी कार्य में, किसी और प्रमुख कार्य में अपना जीवन लगाना और तुम देश के लिए बलिदान होना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लेकिन इस घटना में मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। दो बलिदान एक साथ नहीं किए जा सकते। तो इसमें भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त का समर्थन हुआ और बटुकेश्वर दत्त इस असेंबली बम कांड में गए और बम फेंकने के बाद जैसी चर्चा भी हुई है, सभी लोग जानते हैं, वो दोनों लोग अपना समर्पण किए थे और जेल में गए थे। इसी समय अब ये पकड़े गए, इनकी टीम कुछ बिखरी, ये वहाँ से जाके अपना पूना चले गए। पूना में अपने एक मित्र के पास थे जो इनके बचपन के मित्र थे। उसी समय क्या हुआ, क्रांतिकारी गुट के कुछ क्रांतिकारी पकड़े गए, जिसमें जयगोपाल और एक हंसराज बोहरा जैसा कुछ नाम आता है। ये लोग क्या किए, अंग्रेज़ों के मुखबिर बन गए, उनके लिए क्रांतिकारियों की बातें बताना और सैंडर्स के हत्याकांड में जो लाहौर में हुआ था, जिसमें राजगुरु और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद सब ने मिलकर लाला लाजपत राय को के प्रतिशोध में मारने का कार्य किया था, उसके लिए ये गवाह बन गए, सरकारी गवाह बन गए जयगोपाल और हंसराज बोहरा। और इन्होंने ही इनको राजगुरु को पकड़ने के लिए
उनके एड्रेस को और वो सब अंग्रेज़ों को बता दिया। और चूँकि राजगुरु को सबको पता है कि नींद की एक थी समस्या, जब वो सोते थे तो बहुत बेसुध होकर सोते थे, जैसे बहुत थके हारे हों, और खूब निद्रा बहुत अच्छी लेते थे। इनको सोते समय ही अंग्रेज़ वहाँ पे खटखटाए। ये वहाँ पे इनके मित्र जो थे वो इनको उठा रहे थे। उठाने के बाद ये लोग भाग भी सकते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने भी वहाँ पे छल किया। छल करने में क्या कहा, इनका कोड नाम, एक बार क्या हुआ था कि चंद्रशेखर आज़ाद ने इनका नाम रघुनाथ तो कोड रखा ही था, एम नाम रख दिया था। एम, तो अंग्रेज़ों ने एम नाम बोला कि हमारे लिए एम के लिए कोई मैसेज है। तो इन्होंने आवाज़ तो नहीं पहचानी, लेकिन वो कोड नेम था एम, तो इस वजह से इन्हें लगा कि कोई अपना ही आदमी होगा। और खोलने के साथ ये अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ा, घेर लिया था चारों तरफ से। पकड़ने के बाद इनको भी जेल में लेके गए। ये बोस्टन जेल में थे, और भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त लोग थे वो लाहौर सेंट्रल जेल में थे। बाद में इन लोगों का मिलन भी हुआ। इसी के साथ साथ मैं एम नाम का भी एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद ने इनका नाम एम भी रखा था, जैसे कि भगत सिंह का बलवंत नाम से आर्टिकल्स आते थे, उनका रणजीत करके भी कुछ एक नाम था जो चंद्रशेखर आज़ाद ने ही रखा था। और इनका राजगुरु का एम नाम था, एम। तो एक बार राजगुरु ने पूछा कि आप हमें एम क्यों कहते हैं, एम में ऐसा क्या है, सबके नाम का तो कुछ अर्थ होता है, बलवंत है या और भी जैसे बहुत सारे लोगों का नाम था। तो इन्होंने कहा चंद्रशेखर आज़ाद ने कि एम का मतलब होता है मराठा, और मराठा कभी पीठ नहीं दिखाता, शिवाजी के पद चिन्हों पे चलता है और विजय हासिल करता है, इसलिए आपका नाम एम से है मराठा, और एम फॉर महाराष्ट्र। तो इस तरह से जब चंद्रशेखर आज़ाद ने एक्सप्लेन किया एम को, तो राजगुरु बहुत ही उत्साहित हुए थे। तो यह था। इसके बाद जब राजगुरु भी पकड़े जाते हैं तो इन्होंने 21 दिन का एक बार अनशन किया बोस्टन जेल में, और यह एकदम मरणासन हो गए थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे। उस समय ये अनशन इसलिए किया था इन्होंने कि इनकी मांगे थी कि जेल में जो कुछ मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो कैदियों के लिए, जो भारतीय कैदी होते थे उनके लिए, वह नहीं थी। अच्छे सामान्य खाने की भी व्यवस्था नहीं थी, जो आवश्यकता होती थी किताबों की, पन्नों की, वो भी नहीं थी उस समय। इन सब मांगों को लेके दोनों जेलों में अनशन हुआ था, क्योंकि अनशन लाहौर जेल में शुरू हुआ था और उसी का इन्होंने एक साथ पैरेलल इसमें भी चलाया था, जिसको बहुत ही सख्ती के साथ उस अनशन का पालन किया था और बहुत ही मरणासन हो गए थे। इसी बीच में एक कॉल आती है बोस्टन जेल से लाहौर जेल के लिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और उनके क्रांतिकारी मित्रों के लिए, कि आपको बोस्टन जेल ले जाया जाएगा। तो इन लोगों के अंदर बहुत वो चलने लगा कि जैसे इनकी राजगुरु की तबीयत बहुत ख़राब हो गई होगी या नहीं होंगे, इस वजह से मिलने के लिए ले जाया जा रहा होगा। वहाँ जाने के बाद इनकी स्थिति बहुत बुरी थी, लेकिन वह समय अच्छा था। 21 दिन बीतने के बाद से ही इनकी शर्तों को मान लिया गया, क्योंकि उस समय बाहर भी बहुत आंदोलन होने लग गए थे इन लोगों के अनशन के समाचार के होने की वजह से। तो इस तरह से तीनों लोग एक बार वहाँ मिलते भी हैं। फिर उसके बाद तीनों लोग एक ही जेल में रह रहे होते हैं, और इनको जो सभी को पता है कि राजगुरु, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त तीनों को जब फांसी दी गई, 24 तारीख का डेट डिसाइड था, लेकिन 23 तारीख की शाम को जल्दीबाजी में अंग्रेज़ों ने भय के कारण इनको फांसी पर चढ़ाने का बुलावा भेजा। और इनको अंतिम स्नान के लिए जब कहा गया तो ये तीनों लोग बड़े आनंद से आपस में मिले, एक साथ भोजन किया, और उसके बाद स्नान करके जब फांसी की तरफ जाने की बात हुई, जब वहाँ का जो जेलर था आया और बोला कि आपको चलना है, तो इन्होंने पूछा कि अंतिम इच्छा नहीं पूछोगे? तो बोला कि हाँ, ये पूछना ही था, बताइए आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो इन लोगों ने कहा कि हमें बस 2 चीज़ें चाहिए। पहला तो हमारे हाथों में हथकड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, हम खुले हाथों से जाएंगे फांसी के फंदे तक, और जिस समय फांसी लगाई जाएगी उस समय हमारे चेहरे के ऊपर कोई कपड़ा नहीं लगाया जाना चाहिए। हम लोग खुले आँखों से अपने फंदे को अपने हाथों से डालकर झूलना चाहते हैं। तो इस तरह से वो हंसते हंसते तीनों लोग अपना गए, और रंग दे बसंती चोला ऐसा गाना गाते हुए, आप सभी लोग इस गाने को भी सुने होंगे, इस गाने को गाते हुए ये तीनों जो अमर क्रांतिकारी हैं हमारे फांसी के फंदे पे झूल गए। तो इस तरह से हम लोग राजगुरु के जीवन की कुछ मुख्य बातों की चर्चा आज के इस विषय में रखे हैं। और राजगुरु जो शहीद वतन है, यह इनका त्याग और बलिदान हमारे देश के लिए बहुत ही अन्यतम है।
बहुत ही महानतम है, हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। शहीद वतन राजगुरु के जीवन के चर्चा के लिए आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।